सर्वप्रथम आज पूरे देश में हमारे भारत के मूल निवासियों के द्वारा भीमा कोरेगांव विजय दिवस, भारत में प्रथम विद्यालय खोलने को समर्पित राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की वो पहल कि आज ही के दिन देश में पहला विद्यालय इस देश के मूल निवासियों के लिए और भारत में पहली बार महिलाओं के लिए खोला गया था। आज नववर्ष के अवसर पर और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती के संयुक्त अवसर पर मैं आप सबको और इस प्रोग्राम को लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे देशवासियों को मैं बधाई देता हूं। आज पूरे देश में मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी संघ के सहयोग के साथ ये ऐतिहासिक प्रोग्राम गांव-गांव में, हर शहर में, हर जिले के सैकड़ों गांव में ये आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे मकसद ये है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीमा कोरेगांव के इस स्तंभ पर जाकर वंदन करते थे। वो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ जो 1818 में पेशवाओं के शासन में के खिलाफ एक युद्ध देश के मूल निवासी योद्धाओं ने, 500 योद्धाओं ने 28,000 ब्राह्मणवादी आतंकवादी पेशवाओं के विरोध में लड़ करके जीता था। वही पेशवा जो मूल निवासी समाज के गले में हंडी बांध कर रखते थे और पीछे झाड़ू बांध कर रखते थे और सिर्फ मूल निवासियों पर अत्याचार नहीं करते थे, अपनी महिलाओं के साथ, अपनी बीवी, अपनी बेटियों के साथ भी उनको भाड़े पे देने की प्रथा वो चलाते थे। उसको वो अपनी सभ्यता और संस्कृति कहते थे। इस बात को बाबा साहब अंबेडकर ने उजागर किया और बाबा साहब अंबेडकर ने 500 देश के मूल निवासी योद्धाओं के उस विजय को देश के मूल निवासियों को बताया कि हमें ये पूरे गर्व के साथ मनाना चाहिए। और पूना में वो स्थापित विजय स्तंभ पर बाबा साहब हर साल जाकर वंदन करते थे, मानवंदन करते थे उन 500 वीरों को। उन 500 वीरों ने पेशवाओं के खिलाफ इसलिए भी आंदोलन चलाया था कि पेशवा राज में भारत में मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू किया गया था। मनुस्मृति में ही लिखा था अध्याय 3 117 श्लोक में कि शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। स्त्री शूद्रो विद्या नाध्यता, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए। उसके ही अध्याय 8 श्लोक नंबर 271, 72 और 73 में लिखा था यदि शूद्र वर्ण का व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करे, वो ज्ञान को अर्जित करे, वो शिक्षा को हासिल करे तो उसके कानों को गर्म सरिये से आर पार करके फोड़ देना चाहिए। उसी कानून में लिखा था अगर वो कानों से सुने तो उसके कान फोड़े, अगर वो आंखों से देख ले तो उसकी आंख फोड़े और अगर वो याद कर ले तो उसके बेझिझक 2 कत्ल कर देने चाहिए। ये कानून पेशवाओं ने बड़ी बेरहमी के साथ में लागू करके मूल निवासियों को जिंदा जलाने की प्रथाएं कायम की और उसी को वो धर्म कहते थे। इस अधर्म के खिलाफ मूल निवासियों ने क्रांति की और 1818 में ब्रिटिशों की सेना में भर्ती होकर के ब्रिटिशों का उपयोग करके अपनी आजादी, अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी सभ्यता की आजादी को हासिल किया। उसी विजय को आज पूरा देश, पूरी दुनिया में भीमा कोरेगांव विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन जो पेशवा काल में नहीं हजारों साल से हमारे मूल निवासी समाज के SC, ST, OBC मूल निवासी समाज के जो माइनॉरिटी बने, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन, उन सब समाज के लोगों को शिक्षा के द्वार बंद कर रखे थे। वो शिक्षा के द्वार खोलने के लिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने ही पुणे में
पहला स्कूल 1848 1 जनवरी को खोला। और इस देश में जो दुनिया को बड़ी बड़ी हांकते हैं, उनको पहला स्कूल खोल के बताया कि जो तुम कहते हो कि तुम अपनी महिलाओं को भी सम्मान नहीं करते और तुम उनको शिक्षित होने का अधिकार उनसे छीन लेते हो, हम उनको वो अधिकार देंगे। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने देश की पहली अध्यापिका बनके देश का पहले महिला और शूद्रों का विद्यालय खोल के इस देश में एजुकेशनल रिवॉल्यूशन किया, एक शैक्षिक क्रांति की, सामाजिक क्रांति की। उसके बाद 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को भी हम पूरे देश में इस क्रांति पर्व के माध्यम से मना रहे हैं कि हमारे लोगों को ये पता चले कि हमारे पर्व कौन से हैं, हमारे फेस्टिवल्स कौन से हैं, हमारे उत्सव कौन से हैं। हम जिन्हें त्योहार कह रहे हैं वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से उत्पन्न त्योहार मतलब तुम्हारी हार को जश्न मनाने वाले ब्राह्मणवादी आतंकवादी तुम्हारे मौत का तांडव मनाते हैं और हमें उस पर वो नाचने के लिए, गाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। इसलिए मूल निवासी संघ और विद्यार्थी संघ ने अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये बताने की कोशिश की कि जो आज क्रांति पर पूरा भारत मना रहा है वो हमारे लिए गौरव का इतिहास है। वो भीमा कोरेगांव विजय दिवस, वो इस देश में पहला स्थापना हुआ विद्यालय, आज वो दिवस है और आज ही हम पूरा देश नया साल मना रहे हैं। लेकिन क्या नया साल मनाने से हमारे जीवन में कुछ नया आता है? हम हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से नया साल, नई जिंदगी, नई पीढ़ियां दर पीढ़ियां हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, हम जुल्म को सह रहे हैं। क्या हम उस जुल्म के खिलाफ बोल पा रहे हैं? आखिर उस जुल्म का कारण क्या है? मेरे साथियों, हमारे साथी सतीश यादव जी, माननीय जिला अध्यक्ष मूल निवासी संघ हरिद्वार ने आपको बताया है कि हमारी गुलामी का, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार का कारण है हम जातियों में बंटे हुए लोग। हम अपने आप को 6743 जातियों में बांटकर आज अगर रखते हैं तो हमारे ऊपर ये अत्याचार, ये शोषण और ये गुलामी की जंजीरें टूट नहीं सकती। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपने आजादी की, अपनी उन्नति का मार्ग नहीं चुन सकते, वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते। बाबा साहब कहते थे गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो तो वो अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ लेगा। लेकिन क्या आज भारत के गुलाम को ये बात नहीं पता है? क्या आज भारत के मूल निवासी SC, ST, OBC 6743 जातियों में चमार, जाट, गुजर, अहीर, गडरिया, पासी, खटीक, हिंदू, मुसलमान में बट जाने वाले लोगों को क्या ये पता नहीं है कि हमको एक एक करके आज भी मारा जा रहा है? आज भी किसानों को इस देश की दिल्ली में, इस देश के सिंधु राष्ट्र के सिंधु बॉर्डर पे उसके पास उसको दिल्ली में घुसने के लिए खाई खोद दी जाती है। जिस देश के मूल निवासियों का यह देश है, विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने आज तो दिल्ली में आने से रोकने के लिए खाई खोदी। आज देश का किसान पर्व से जमी ठंड के टेंट के नीचे आज मजबूरी से सो रहा है। और इस देश को कोरोना का भय दिखाने वाले उन बदमाशों से पूछो, टीवी में बैठकर बड़ा बड़ा भाषण देने वाले, सबका साथ, सबका विकास करने वाले आज अडानी और अंबानी का विकास करते हैं। आज इस देश के सरकारी स्कूलों को बेच देते हैं। आज इस देश के इंडियन ऑयल, इस देश के एयर इंडिया, इस देश की रेल, इस देश के LIC और इस देश के सरकारी संस्थानों को बेचने का षड्यंत्र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सरकारी संस्थानों में आपके बच्चे जाते हैं, आपके बच्चों को रोजगार मिलता है, आपके लोगों को अधिकार मिलता है। वो अधिकार वो खत्म कर पाए, इसलिए वो कोरोना के नाम पे इस देश में षड्यंत्र करके हमारे लोगों के ऊपर मास्क नहीं, चुप्पी बांध करके, ताला लगा करके उनके अधिकारों को लूट रहे हैं।
हम जमा ना हो जाए, हम इकट्ठा ना हो जाए, हम लोगों को अपनी आवाज ना उठा ले, हम लोग संगठित ना हो जाए, इसलिए वो समय समय पर हमें जातियों में बांटने के षड्यंत्र करते हैं। मेरे साथियों, आज हम सबको ये बात समझने की जरूरत है। आज गली गली में हमारे विचारधारा के दुश्मन लोगों ने भी, ब्राह्मणवादी आतंकवादी लोग भी इस देश में अंबेडकर, रैदास, कबीर, नानक और फूले साहब की बात करते हैं। आज इस देश में फूले अंबेडकरी विचारधारा को फैलाने वाला वो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पामसे, जिसको मान्यवर डी.के. खापाड़े साहब, मान्यवर कांसीराम साहब और मान्यवर दीना भाना साहब ने इस देश में सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति को करके दिखाया। उसी सामाजिक और राजनीतिक क्रांति को, उसी सभ्यता की क्रांति को, उसी आर्थिक और शैक्षिक क्रांति को आज मूल निवासी संघ और विद्यार्थी संघ लेके आगे बढ़ना चाहता है। हमारे विद्यार्थियों को स्कूलों से बेदखल कर दिया जाए। जैसे हमारे लिए हजारों साल से शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, हम अनपढ़ता से जी रहे थे, उसी प्रकार से हम आगे भी अनपढ़ रहे, हमारे बच्चे आगे भी अनपढ़ रहे। इसकी व्यवस्था ब्राह्मणों ने कर दी है। वो हमारे देश के मूल निवासियों को ही नहीं, पूरी जनता को अनपढ़ और गरीब रखना चाहते हैं। वो इस देश के लोगों को जुल्म और सितम करके इस देश के लोगों को बेजुबान रखना चाहते हैं। साथियों, आज किसानों का मुद्दा आप समझिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1875 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है किसान का कोड़ा। राष्ट्रपिता फूले साहब कहते हैं, अगर तुम किसान जो सबका पिता है, जो सबको अन्न देता है, जो सबके लिए रोटी उगाता है, लाता है, उसको अगर भूखा मारोगे तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। इसलिए राष्ट्रपिता फूले साहब ने कहा, ऐ मेरे देश के किसानों, ऐ मेरे देश के मूल निवासियों, ऐ मेरे देश के जमींदार किसान, अपना तू कोड़ा उठा ले और जो तेरे ऊपर अत्याचार करे उसको तू ये कोड़ा मार। और वो कोड़ा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब लिखते हैं, वो कोड़ा है ज्ञान का कोड़ा। लेकिन आप करिए बात बाबा साहब की याद, जिस बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन मैंने भी शिक्षा हासिल की, मैं भी तुम्हारे आपके ही बच्चों के जैसा हूं, मैं गुर्रा रहा हूं। क्या समाज के पढ़े लिखे लोग आज गुर्रा रहे हैं? क्या समाज के लोग आज समाज की आवाज को उठा रहे हैं? जब पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले ब्राह्मणों के पैर चाटते हैं, सबसे पहले ब्राह्मणों की पार्टियों में जूते चाटते हैं। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बन जाएगा, वो शेर की तरह दौड़ेगा। क्या हम दौड़े? क्या बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो? क्या हमने संगठित होकर संघर्ष किया, और किया तो किसके खिलाफ? ये बात बाबा साहब अंबेडकर की कि हमको एजुकेशन हासिल होकर करके हमको इस देश में सामाजिक ताना बाना बुन करके इस देश के मूल निवासियों के हक और अधिकारों को हासिल करना था। उसी बाबा साहब अंबेडकर की बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस देश में एजुकेशनल अवेयरनेस, इस देश में कल्चरल अवेयरनेस, इस देश में सोशल अवेयरनेस लाने का काम किया। आज मेरे साथियों, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के नाम से, भारत के मूल निवासियों को आजाद कराने वाले महान पुरुष के नाम से जानते हैं, उस बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान के हर एक पन्ने पे हमारे मूल निवासियों के अधिकार लिखे, इस देश के हर किसान मजदूर के हक और अधिकार लिखे। आज वही लोग उन किसानों के खिलाफ काले कानून बना के, वो 3 कानून नहीं, वो आपके खात्मे का वो कारण बने। आज उनको वो मिटाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो एनआरसी सीएए का जिस तरह से प्रचार कर रहे थे कि ये नागरिकता लेने का नहीं, छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। वो एनआरसी सीएए का पूरा देश उसका विरोध कर रहा था।
पूरा देश मूल निवासी समाज उसका विरोध कर रहा था और ये बीजेपी, आरएसएस और इनके हमारे ही समाज के दलाल भी उस कानून का प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे ये नागरिकता लेने का, ये नागरिकता देने का है, ये छीनने का नहीं। आज वो किसान आंदोलन के माध्यम से उससे खौफ में आकर के आज कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो कानून बनाए वो कानून वो गंगा और जमुना के जैसे पवित्र है। वो जब आपके बच्चों की एजुकेशन को खत्म करने के लिए इसी अगस्त में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए और हमने पूरे देश में उसका विरोध किया, तो उसको वो कह रहे हैं ये गंगा और जमुना के जितना पवित्र है। आप सवाल करिए, क्या गंगा और जमुना काशी और इलाहाबाद में भी पवित्र है? अगर काशी और हरिद्वार में, काशी और इलाहाबाद में गंगा पवित्र नहीं है तो फिर हरिद्वार में गंगा माँ है लेकिन रुड़की में क्यों चाची हो जाती है? माँ आखिर माँ होती है। तो तुमने देश का अरबों खरबों रुपया हरिद्वार में गंगा को पवित्र करने के लिए हरिद्वार, काशी, मथुरा से लेकर पूरी दुनिया में जहाँ भी गंगा जा रही होगी पूरे देश में, उसके नाम पे अरबों खरबों रुपया तुमने लूटा, घाट बनाए, अपने अधिकारियों को, अपने ठेकेदारों को, अपने विधायकों को देश की जनता का माल लूटकर उनकी जेब में भरा। तो क्या गंगा माँ पवित्र हुई? ये गंगा माँ नहीं, ये गंगा पॉलिटिक्स है, ये गीता पॉलिटिक्स है। ये गाय को माँ कहने वाले लोग जो गाय सड़कों पर आवारा घूमकर, खेतों में आवारा घूमकर हमारे लोगों का बदहाली का कारण बन गई, हमारे किसानों की जमीनों को, हमारे किसानों की फसलों को बर्बाद करती है। उनसे पूछो, क्या तुम्हारी माँ इस देश में ठंडी में सड़कों पे नंगा घूमती है? तुम अपने घर में क्यों नहीं रखते उस माँ को? उसको संभालो, उसको संभालो, उसकी सेवा करो, फिर तुम माँ कहते हो और उसी माँ को तुम इस देश में मरने के लिए सड़कों पे छोड़ते हो। मेरे साथियों, ये गंगा, गीता और गाय माँ वाली कहानी नहीं है। ये इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर जो कह रहे थे कि भारत में हिंदू धर्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, ये मूल निवासियों पर अत्याचार करने की पॉलिटिक्स है। इसलिए इस पॉलिटिक्स को नहीं, ये कूटनीति, राजनीति नहीं, कूटनीति को समझना होगा जो शाम, दाम, दंड, भेद के आधार पर इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ हमेशा कानून बनाकर उनके अधिकारों को लूटते हैं। मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की ही विचारधारा के साथ, उनकी आवाज के साथ इस देश में एक आवाज उठी। जाट जाति में पैदा होने वाले सर छोटू राम, उन्होंने भी एक किताब लिखी, बेचारा किसान, बेचारा जमींदार। एक तरफ राष्ट्रपिता फूले साहब उसी समय से पहले लिख रहे थे किसान का कोड़ा, और दूसरी तरफ सर छोटू राम लिख रहे थे बेचारा किसान। वो क्यों लिखा? उन्होंने कहा, ऐ मेरे भोले किसान और मजदूर, एक तो तू बोलना सीख ले, दूसरा तू दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ले। आज हमारे लोग पढ़े लिखे बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम एमपी और एमएलए बन गए, लेकिन हम दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। हम बात संविधान की कर रहे हैं, हम बात अम्बेडकर, रैदास, कबीर, नानक की कर रहे हैं, लेकिन काम ब्राह्मणवादी आतंकवादियों का कर रहे हैं। हम आज भी बड़े बड़े अधिकारी बनने के बाद अपनी बेटी की शादी की तारीख तक तय नहीं कर सकते। आज भी अपने बच्चे को पैदा करके उसका नाम रखने की अकल तक नहीं रख सकते। अगर आज भी हम मेहनत मजदूरी करके अपने बनाए हुए मकान में ब्राह्मण की अनुमति के बगैर घुस नहीं सकते, तो क्या हमने कोई उन्नति की है? हम आज भी मानसिक गुलाम हैं। इस गुलामी को तोड़ने के लिए मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर, रैदास, कबीर, नानक को समझना होगा। रविदास जी कहते हैं, ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐ मेरे समाज, मेरे देश, मेरे समाज के लोगों, ऐसा राज रहा जहां किसी को रोटी नहीं मिलती हो, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए।
सबको रोटी मिले, ऐसा चाहूं राज में, मैं ऐसा राज चाहता हूं। मिले सबको, सबको रोटी मिले, सबको रोजगार मिले, छोटे बड़े सब बसे, सारे बराबर बसे। किसी गली में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में घुसकर ये पता न लगे कि ये मकान जाट का है, ये गुजर का है, ये चमार का है, ये भंगी का है, ये मुसलमान का है। अगर तुम ऐसा देश बनाओ जो सारे लोग बराबर बसते हो तो मुझे खुश समझना। किसने? गुरु रैदास ने। और गुरु रैदास ने ऐसा देश बनाने के लिए आगे कहा, जात जात में जात है, जैसे केलन के पात, रविदास मनुष्य ना चुन सके जब तक जाए ना जात। जब तक जाति नहीं जाएगी, जब तक मनुष्य एक नहीं होगा। जात पात के भेद में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है, रविदास जाति को रोग। जाति को क्या बताया? एक रोग बताया। जाति एक रोग है और इसी रोग को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी, जिसको भारत सरकार छापती है, जिसको महाराष्ट्र सरकार छापती है, एलिनेशन ऑफ कास्ट, जाति का बीज नाश। इसी किताब को काशीराम जी ने पढ़ा, 3 बार रात को पढ़कर 3 बार रोए और रोकर के कसम खाई, आज के बाद मेरा कोई परिवार नहीं होगा, आज के बाद मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, आज के बाद मेरा समाज ही मेरी संपत्ति होगी, मेरा परिवार होगा। इस किताब में बाबा साहब कहते हैं कि भारत से जातिवाद को खत्म करने के लिए, इस देश में धार्मिक मानसिकता को, इस देश में ब्राह्मणवादी मानसिकता को हमको मिटाना होगा। लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखा कभी इसकी बात नहीं करते। इसकी बात करेंगे तो पहले पन्ने पे बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, हम भारत के लोग। क्या लिखा? हम भारत के लोग। पहले पन्ने पे पहला शब्द हम भारत के लोग। और हम सब अपने आप को बताते हैं। आपसे जब कोई पूछता है आप कौन हो, तो आप क्या बताते हैं? आपसे कोई पूछता है तो आप अपना नाम बताते हैं, लेकिन नाम से भारत में पेट नहीं भरता है। वो फिर पूछता है गली में, रेल में, बस में, चौराहे पे, स्कूल में, आपकी नौकरी के ऑफिस में, वैसे आप कौन हो? वैसे तो आप ये हो, लेकिन वैसे कौन हो? मतलब वो आपसे आगे पूछ रहा है। फिर आप क्या बताते हो? आप अपनी जाति बताते हो। आप कहते हो, एक तरफ संविधान कहता है, क्या कहता है? हम भारत के लोग। एक तरफ पुरखे कहते हैं जातिवाद को खत्म करो, और एक तरफ आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणवादी आतंकवादियों के दलाल हमें पाठ पढ़ाते हैं कि गर्व से कहो हम चमार हैं, हम गुजर हैं, हम अहीर हैं, हम कटरिया हैं। और हमारे समाज के विभिन्न जातियों में बटे लोग जब अपनी जाति पे गर्व करने की बात आती है तो वो कुप्पा हो जाते हैं भूलकर। क्या जाति पर गर्व करना जातिवाद को मिटाने का आंदोलन हो सकता है? नहीं हो सकता। एक मजूमदार समाजशास्त्री है, वो कहते हैं अपनी परिभाषा में, जातिवाद की परिभाषा में, जो लोग अपनी जाति पर गर्व करते हैं, जो लोग सिर्फ अपनी ही जाति के हित की बात करते हैं, अपनी जाति पर गर्व करते हैं, वही लोग जातिवादी हैं। बताइए, हमें जातिवाद का खात्मा करने का आंदोलन चलाना था, हमें जाति पर गर्व करने का आंदोलन अंबेडकर के नाम पे, जय भीम के नाम पर मुझे ऐठने वाले बेवकूफ लोग हमें सिखाना चाहते हैं। वो आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणों के एजेंडे को हमारे समाज को सिखाना चाहते हैं। तो गुरु रैदास क्या कह रहे थे, गुरु कबीर क्या कह रहे थे, गुरु नानक क्या कह रहे थे, ये भी तो समझिए। हमको मेरे साथियों ये समझना होगा कि आज इस देश की स्थिति कहां पहुंच गई। आज इस देश की स्थिति, हमारे ऊपर अत्याचार, हमारी बहु बेटियों की इज्जत लुटती है। ये इज्जत पहली बार नहीं लुट रही है, ये सिर्फ बीजेपी के राज में नहीं लुट रही है। आपको एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, पूरे देश के लोगों को एक पाठ पढ़ाया जा रहा है। ये पाठ कि बीजेपी बहुत जुल्म कर रही है, इसलिए बीजेपी की सरकार को गिराओ। जब आप बीजेपी की सरकार को गिराओगे तो किसकी सरकार लाओगे? तो वो आपको कहते हैं कि आप कांग्रेस की सरकार लाओ। अगर आपको कांग्रेस भी अच्छी ना लगे, मतलब आपको सांपनाथ और नागनाथ दोनों अच्छे ना लगे, तो आप जैसी पार्टी सपोलो को पैदा करें। मेरे साथियों, काशीराम साहब ने
बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को सांपनाथ और नागनाथ कहा। आज सांपनाथ और नागनाथ को सिर्फ समझने की जरूरत नहीं है, आज सपोलों को भी समझने की जरूरत है, जो हमारे ही समाज से भी कुछ पैदा किए जा रहे हैं, जो हमारे ही पुरखों के नाम पे एक आंदोलन से भी भटकाने के लिए एक साइड में आंदोलन चला रहे हैं, उनको भी समझिए। अगर उनको नहीं समझेंगे तो फिर ये अत्याचारों को कैसे समझोगे। आज देखिए, आज पूरे देश में हमारी महिलाओं के ऊपर 40,000 बलात्कार एक साल में होते हैं। हमारी महिलाओं के ऊपर हर रोज 108, 110 बलात्कार होते हैं। और ये बलात्कार आज सिर्फ पहली बार नहीं हो रहे, कांग्रेस के जमाने में भी होते थे। जब हाथरस में हमारी एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, आपके यही ज्वालापुर में रविदास द्वार के सामने हमने धरना दिया, तो हमारे समाज के लोग चिल्ला रहे थे, बलात्कार हुआ। लेकिन पहली बार नहीं हुआ। सोनिया गांधी के बच्चे, राहुल गांधी और उसकी एक बेटी है प्रियंका गांधी, वो भी आंदोलन में उतर रही थी। लेकिन ये भी तो बताओ, कांग्रेस के टाइम पे कितने बलात्कार होते हैं। मैं बताता हूँ, 2007 जब कांग्रेस की सरकार थी, 18,348 बलात्कार हर साल होते थे। 2008 में 20,737 बलात्कार, 2012 में 24,923 बलात्कार, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, मतलब बीजेपी वालों का कहना है देश आजाद हो गया, सबका साथ सबका विकास नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी होगा। क्या हुआ 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 36,735 बलात्कार हुए थे, और 2015 में 2016 में 38,937 बलात्कार हुए। मतलब बलात्कार बढ़ते गए। आपको पता होगा, ये रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, सरकारी संस्था की रिपोर्ट है, जो कहती है हर साल सिर्फ महिलाओं के खिलाफ 3.5 लाख बलात्कार, ऐसी रटें अत्याचार होते हैं, जो सिर्फ दर्ज होते हैं, जो गांव गली में डंडे की चोट पे, पैसे की चोट पे दफन कर दिए जाते हैं, वो इसमें दर्ज नहीं है। आज आपके बच्चों को स्कूलों में खिचड़ी खिलाकर मारने का षड्यंत्र हो रहा है। आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए शिक्षण संस्थानों को बेचने का षड्यंत्र हो रहा है। आज देखेंगे तो हमारे देश में हर साल 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। आज हमारे देश में 10 लाख बच्चे हर साल भूख से मर जाते हैं। हर 2 घंटे में एक बेरोजगार खुदकुशी करके मर जाता है। आज देश में 37 करोड़ लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है। आज देश में सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग आज देश के प्रत्येक नागरिक को 56,000 से बढ़कर 76,000 रुपए के कर्ज के नीचे एक दिन के बच्चे को दाब कर बैठे हैं। और इसमें कोरोना नहीं है। कोरोना के नाम से विश्व बैंक से कर्ज लेकर इस देश को गिरवी रखने वाले, जियो के नाम पे BSNL को बेचने वाले, इस देश की LIC, इस देश के BHEL को भी बेचने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को समझना होगा। मेरे साथियों, आज भीमा कोरेगांव विजय दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस आंदोलन को बढ़ाने में जान दिया। लेकिन क्या ये पुरखों का आंदोलन मेरे भाषण देने से या हम 4 लोगों के गांव में घूमने से पूरा होगा, या सिर्फ आप पुरुषों के भाषण सुनने से पूरा होगा? आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी जीवन साथी अगर इस आंदोलन में शामिल नहीं होगी, जिस तरह से ज्योतिबा फूले ने किसी की महिला को साथ नहीं दिया, सबसे पहले अपनी बीवी को, अपनी जीवन संगिनी को साथ दिया, आपको भी लेना होगा। नहीं तो आप नीले कोट वाले के पीछे चलेंगे और आपकी जवान बेटी रोड पे नाचेगी नीले घोड़े वाले के लिए। मेरे साथियों, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये शिक्षा, ये पद, ये सम्मान पाने के लिए नहीं है, ये समाज, राष्ट्र और परिवार को समर्पण होने के लिए है। आज हमको राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित होकर दिखाना पड़ेगा। आज लोकतंत्र में है तो हम बोल पा रहे हैं। मेरे साथियों, मैं अंत में अपनी बात
अंत की तरफ लेकर जाते हुए आपको बताना चाहता हूँ, आज लोकतंत्र आया। बाबा साहब जब लोकतंत्र को लाए तो बाबा साहब ने अपनी आंसू भरी आंखों के साथ कहा था, आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और भारत के लोगों को लोकतंत्र देके आज किसान, मजदूर और इस देश की जनता के बीच से उनका राजा पैदा होगा, रानी के पेट से और राजा के घर से पैदा नहीं होगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे देशवासियों, आप आज देखिए, आज इसी लोकतंत्र का दुरुपयोग करके हमारे बनाए हुए नेता अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को आज मंत्री, विधायक, चेयरमैन और प्रमुख बनाने की तरफ उतार रहे। ये राजनीति, ये धोखेबाजी, ये गद्दारी हमारे पुरखों के आंदोलन के साथ कि आज इस देश में व्यक्तिवाद पनप रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र के नाम पे परिवार तंत्र, राजतंत्र को स्थापित किया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को भी इस आंदोलन में आपको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। मेरे साथियों, हमारे जैसे विद्यार्थी जो पूरे समाज को जगा रहे हैं, इस जगाने के आंदोलन में आपको शरीक होकर सुनना पड़ेगा, आपको शामिल होकर अपना विचार देना पड़ेगा। हमारे भाषणों से कुछ नहीं होगा, हम भी कल आपको बेच देंगे, हम भी कल आपको बेवकूफ बना देंगे। ऐसे ही सदियों तक हमारे साथ ये धोखा होता रहेगा। ये धोखा अगर मिटाना है तो मेरे साथियों, आपको अपने बच्चों को बोलना सिखाना होगा, आपको अपने बच्चों को भी पॉलिटिक्स में लाना होगा, क्योंकि रविदास ने कहा था, मैं ऐसा राज चाहता हूँ। राजनीति के बगैर नहीं आता। आपके बच्चों को एजुकेशनल डेवलपमेंट, आपके बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट, आपके बच्चों का सोशल डेवलपमेंट और आपके बच्चों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर चाहते हो तो आपको अपने बच्चों को संगठन शक्ति के साथ जोड़ना ही होगा। लेकिन अगर आप आज अपने सपूतों के इस आंदोलन में, फूले अम्बेडकरी आंदोलन में, इस रैदास, कबीर, नानक, साहू महाराज, शिवाजी महाराज के आंदोलन में आप अगर आज तन मन धन से साथ नहीं देते हैं, ये आंदोलन ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। राष्ट्रपिता फूले के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपिता फूले ने कहा, हमारे पुरखों ने एक वसीयत लिखी। ज्योतिबा फूले ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी, जब आप मरते हो, जब हम मरते हैं तो वसीयत लिखते हैं कि मेरी संपत्ति मेरे बच्चों में बांट दी जाए। ज्योतिबा फूले ने एक वसीयत लिखी, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को अगर वो अमीरों के बच्चों की तरह आवारागर्दी करने लगे, समाज के लिए काम ना करे, तो मेरी संपत्ति से उसको फूटी कोड़ी न दी जाए। ये संपत्ति मेरे समाज के सबसे होनहार बच्चे को दे दी जाए। ऐसा संकल्प करने वाले पुरखों की औलादों, आपको भी संकल्प लेना होगा कि उन पुरखों का आंदोलन चलाने के लिए आप समय दें, पैसा दें, हुनर दें, आप अपना मार्गदर्शन विचार दें, आप अपना प्रतिभा करें। आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैठ के सुने। आप गली से घूम कर चले जाते हो, आपके बच्चों के साथ जब जुल्म होगा, आपकी बेटी के साथ जब बलात्कार होगा, आपके बेटे को जब फैक्ट्री से निकाला जाएगा, इस देश में जमींदारा खत्म करने वाले चौधरी चरण सिंह, आज उसका जमींदारा खत्म किया होने के बाद भी आज साधु संत जो हमें कहते हैं धन दौलत मोह माया, आज उनके हजारों बीघा के फार्म बन गए हैं। तुम्हारी जमीनों को हड़प कर, चंद पैसा देकर आज हर 5-10 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगाया जा रहा है, तुम्हें रोड पे चलने से रोकने के लिए। अगर चाहते हो अपनी आजादी को हासिल करने के लिए, आपको हर रूप में सहयोग करना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं अंत में एक अपील करना चाहता हूँ, आप अगर इस आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस आंदोलन में आर्थिक सहयोग भी करें। मेरे साथियों, आपके पास जो भी है, हमारा साथी एक दान पात्र लेके आपके पास आएगा। इस भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ, विजय दिवस के अवसर पे, इस क्रांति पर्व के अवसर पे पूरे देश के लोगों से 1 रुपया भी अगर वो देता है इस आजादी को हासिल करने के लिए, 1 रुपये से लेकर के जो भी वो खुश होकर देना चाहता है, उस डब्बे में आप पुरखों के आंदोलन को समर्पित होने के लिए इस डब्बे में डालिए। ये आजादी हम मुफ्त में दिलाने के लिए नहीं आए,
हम इस देश में ब्राह्मणों के आतंकवाद को मिटाने के लिए, इस देश के ओबीसी, इस देश के एससी, इस देश के माइनॉरिटी, इस देश के मूल निवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पैसा बटोरने के लिए भी नहीं आए हैं। हम ये तुर्कों का आंदोलन निरंतर चलाना चाहते हैं। आप सब मेरे साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि मेरे मरने के बाद अगर ये आंदोलन आप आगे न ले जा सके तो इसको पीछे भी मत जाने देना, इसको यूं बर्बाद मत होने देना। मेरी जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे काम को आप पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा दो। हमको वो जान की बाजी लगाने की जरूरत है। मेरे साथियों, आज किसान को मारा जा रहा है, आपके बच्चों की नौकरी खत्म करने के लिए सारे सरकारी डिपार्टमेंट को बेचने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है। लोकतंत्र के नाम पे मोदी की सरकार, योगी की सरकार, रावत की सरकार आती है। वही रावत बगावत करके जो लोग हरिद्वार की जनता के हक और अधिकारों को छीनने के लिए आपके बच्चे एमपी और एमएलए न बन जाए, इसलिए वो पहाड़ के ब्राह्मणों को यहाँ राजनीति करके उतार कर आपके बच्चों को राजनीति से सफाया कर देते हैं। ये भी समझिए, इस देश में जितनी भी प्राइवेट फैक्ट्री है, बाबा साहब ने कानून बनाया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट 1968, उसमें 8,300 रुपए से कम किसी अनपढ़ मजदूर को नहीं दिया जाएगा। 12,000 रुपए एक प्रशिक्षित मजदूर को दिया जाएगा जो 3 साल भले ही अनपढ़ हो लेकिन 3 साल का अनुभव जिसको हो गया हो। क्या आपको मिला? क्या आपके बीटेक बच्चे को 5,000 8,000 से ज्यादा मिला? क्या आपकी बेटी जो ग्रेजुएट है, फैक्ट्रियों में पैकिंग करती है, नौकरी करती है, उसको 5,000 से ज्यादा मिला? अगर भारत के संविधान में, अगर भारत के कानून में लिखा है कि अगर 8,300 रुपए से कम किसी झाड़ू लगाने वाले को, किसी अनपढ़ मजदूर को भी दिया जाएगा तो वो राष्ट्रद्रोह होगा, उसको जेल कराई जाएगी। क्या दी गई? कैसे देंगे? क्योंकि आपके पास कोई आवाज नहीं है, आपके पास कोई संगठन नहीं, और आपको ये संगठित एक संगठन के साथ ना हो जाए जिस तरह से बामसेफ संगठन ने पूरे देश में हमें संगठित किया और मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ के माध्यम से पूरे देश के लोगों में, जन में जागृति का काम किया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस संगठन का सदस्य अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बाप को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं बनाते हैं तो मेरे साथियों, इस देश को बर्बादी से जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपको ही आना होगा। लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता है, कोई मोदी की सरकार नहीं होती है, कोई योगी की सरकार नहीं होती है, जनता और जनता और जनता की सरकार होती है। देश में लोकतंत्र की परिभाषा दुनिया जानती है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों की सरकार, लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था ही लोकतंत्र होती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की सरकार को, भारत की सरकार को मोदी की सरकार कहने वाली, योगी की सरकार कहने वाली मीडिया जो बिकी हुई है वो आपके आंदोलन को नहीं दिखाएगी। आपको बहुत सारे लोगों को मूल निवासी संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ या बामसेफ भी आपको पहली बार सुनने को मिल सकती है, क्योंकि टीवी में ब्राह्मणवादियों के एजेंट बैठे हैं। और सिर्फ टीवी में नहीं बैठे हैं, देश के 18 हाईकोर्ट में 481 जजों में आपके कोई जज नहीं है, सिर्फ 35 जज आपके बैठे हैं। जहां आपके 450 जज होने चाहिए थे वहां आपके कुल 55 जज हैं। जहां देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आपके 1100 जज होने चाहिए थे वहां आज भर्ती पे, कुर्सी पे कुल जज 550 जज बैठे हैं। जिस देश में 50% जज कुर्सी पे नहीं हो तो क्या वहां लोगों को तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी? इसलिए मेरे साथियों, आज देश में 98% जजों की कुर्सियों पे ब्राह्मण और बनियों का कब्जा है। आज मीडिया में आपका कोई पत्रकार नहीं है, रवीश कुमार ब्राह्मण, शंभू कुमार ब्राह्मण। इस देश में आपकी आवाज को उठाकर ढोंग करने वाले भी ब्राह्मण ही हो सकते हैं।
आपका कोई पत्रकार नहीं हो सकता है, आपका कोई बच्चा नहीं हो सकता है। आपके बच्चों की डिग्रियां सिर्फ खुदकुशी करने के लिए हैं, इसलिए आपको अपनी आजादी के लिए लड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं साथियों 4 लाइनों के साथ आज आपको जगाने के लिए अंतिम लाइनें बोलता हूं। हर किसी के भीतर दबी हुई है जो उस चिंगारी को फिर से भड़काया जाए। हर किसी के भीतर दबी हुई है जो उस चिंगारी को फिर से भड़काया जाए। ये देश इनकी जागीर नहीं है, रहनुमाओं को ये बताया जाए। ये देश इनकी जागीर नहीं है, रहनुमाओं को ये बताया जाए। आलिशान करोगे हैं जो बासिंदे, आलिशान करोगे हैं जो बासिंदे, उनको टेंट से जमी लाशों को दिखाया जाए। बेखौफ रहने की सलाह जो देते हैं उनको हसरे नारी सुनाया जाए। आज भी जातिवाद होता है बहुजन तेरे साथ, आज भी जातिवाद होता है मूल्यवासी तेरे साथ। ऐसे में जश्न आजादी कैसे मनाया जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।